गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गुरु नानक खालसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यमुनानगर, आज आपको बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर के एंशिएंट एंड मिडिवल वर्ल्ड पेपर के एक महत्वपूर्ण विषय इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड नियोलिथिक कल्चर, इस विषय पर परिचर्चा करूंगा। पिछले लेक्चर में जैसे कि हमने मानव जाति के विकास से संबंधित पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक काल और मेसोलिथिक कल्चर यानी मध्य पाषाण काल के संदर्भ में चर्चा की थी। इस संदर्भ में हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जो जानकारी मिली थी उससे हमें यही पता चला कि इस काल में मनुष्य का जीवन पाषाण पर और शिकार पर ही ज़्यादातर निर्भर रहा था और मानव ज़्यादातर हम देखते हैं कि खानाबदोश तरह का ही जीवन उसने व्यतीत किया था। जहाँ तक नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज से संबंधित जानकारी की बात है तो हमें इस संदर्भ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि जो प्राक ऐतिहासिक काल है वो एक ऐसा काल है जिसमें हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते। लिखित प्रमाणों के अभाव में हमें ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में ही निर्भर रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत महत्व के एविडेंसेस है और खुदाइयों के दौरान हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं उनका हम वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करते हैं और इसके लिए रेडियो कार्बन विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसी आधार पर किसी वस्तु या कोई हमें और महत्वपूर्ण जो डेट्स है वो निर्धारण करने में सहायता मिलती है। नवपाषाण काल मानव के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस काल में बहुत अधिक परिवर्तन आए, मानव के जीवन से संबंधित बहुत परिवर्तन आए। अगर हम नवपाषाण यानी नियोलिथिक अगर हम इसका अर्थ देखें तो हमें इसका अर्थ नजर आता है नया पाषाण युग। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि ये भी पाषाण पर आधारित युग ही हमें नजर आता है, लेकिन एक नया पाषाणिक युग इसको हम कह सकते हैं। इस युग में मानव निश्चित रूप से सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ा था, इसमें कोई संदेह हमें नजर नहीं आता। मानव जीवन की जितनी मौलिक आवश्यकताएं हैं उन सब की पूर्ति के साधनों की ओर मानव इस काल में ही अग्रसर हुआ था। इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल को एक नवपाषाणकालीन क्रांति के रूप में इसको देखा है। जहाँ तक क्रांति शब्द का अर्थ है तो क्रांति से हमारा अर्थ होता है व्यापक तौर पर बदलाव यानी बड़े परिवर्तन। तो इस नवपाषाण काल में मानव के जीवन में बड़े स्तर पर परिवर्तन आए थे, इसीलिए इसको नवपाषाणकालीन क्रांति कहा गया है। विश्व स्तरीय संदर्भ में अगर हम देखें तो नवपाषाणकालीन युग लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ होता है। इतिहासकार एलिस मैग्नस और
जॉन कॉनरेड एप्पल इस संदर्भ में मानते हैं कि इस युग में बहुत से परिवर्तन हमें मानव से संबंधित नजर आते हैं। जैसे इस काल के लोग, नवपाषाण काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। उन्होंने पॉलिशदार पत्थरों का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया। चमकाए हुए पत्थरों, पॉलिशदार पत्थर यानी उनके द्वारा जो पत्थर है इतने चमकाए हुए थे, इतने सुंदर थे कि नवपाषाण युग को भी इसी आधार पर चमकाया हुआ पाषाण काल या चमकाया हुआ पाषाण युग की संज्ञा भी दी जाती है। इस युग में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ, पाषाण के साथ साथ हड्डियों, फ्लेक्स और लकड़ी के औजारों का भी खूब इस्तेमाल किया था। ये भी एक बड़ा परिवर्तन हमें इस काल में नजर आता है। प्रारंभिक नवपाषाण कालीन बस्तियां हमें पश्चिम एशिया में विशेषकर नजर आती है। जैसे फिलिस्तीन और उत्तरी इराक में इसके एविडेंसेस हमें नजर आते हैं। उत्तरी इराक में इससे संबंधित हमें दो महत्वपूर्ण स्थल जावी चेमी और जारमो ये नजर आते हैं। और फिलिस्तीन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल था इससे संबंधित वो था जेरिको। यहाँ खुदाई से पुरातात्विक विज्ञान को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ यह जानकारी मिलती है खुदाइयों से कि यहाँ नवपाषाणिक लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। जेरिको के आसपास सीरिया में अबू हुरैरा और जॉर्डन में हमें कृषि की शुरुआत के साक्ष्य भी मिलते हैं। यह मानव जीवन का एक बड़ा परिवर्तन हमें नजर आता है। यानी मनुष्य का कृषि कार्य से परिचय एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसको माना जा सकता है। कृषि के प्रारंभ से मनुष्य के जीवन में एक स्थिरता आई, एक व्यवस्था आई। यानी उसने अब खानाबदोश तरह का जो जीवन है उसका अब अंत होना शुरू हुआ था। कृषि का ज्ञान संभवतः मानव को कंदमूल या फल इकट्ठा करने के सिलसिले या उस प्रक्रिया के दौरान ही ऐसा उसे ज्ञान हुआ होगा। तुर्की का क्षेत्र यानी अनातोलिया जिसको कहा जाता था, वहाँ भी पौधों की नियमित खेती के हमें इस काल के नवपाषाण काल के एविडेंसेस, प्रमाण मिलते हैं। धीरे धीरे ये जो नवपाषाण कालीन साक्ष्य है, संस्कृति है, इसका प्रसार हमें दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में भी नजर आता है और वहाँ से भी हमें इस तरह के प्रमाण, साक्ष्य मिलते हैं। खासकर दक्षिण यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अनेक मानव समुदाय के लोग कृषि पर ही निर्भर, मतलब कृषि को ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया था। इसी तरह नील नदी की घाटी में जो वहाँ के नवपाषाणिक लोग थे, 6500 बीपी के आसपास वहाँ पर उनका बसना शुरू हुआ था। इन बस्तियों में रहने वाले लोग खेती तो करते थे, लेकिन इनका जीवन अभी भी बहुत कठिन था। इसी तरह मिस्र में संभवतः कृषि की शुरुआत के जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं लगभग 7000 बीपी के आसपास ये हमें साक्ष्य मिलते हैं। एशिया में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यानी भारत में भी कई नवपाषाणकालीन संस्कृतियाँ का विकास हुआ था, उससे जुड़े साक्ष्य हमें मिलते हैं। जैसे हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम में कश्मीर, वो नवपाषाणकालीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हमें स्थान
कश्मीर मिलता है। कश्मीर में जो नवपाषाण कालीन संस्कृति थी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं थी। जैसे सबसे बड़ी विशेषता थी उसका गर्तावास, जिसे हम गड्ढे वाले घर भी कहते हैं। और दूसरा था मृद भांडों की विविधता। मृद भांडों की अलग अलग विविधता हमें इस काल में नजर आती है। इस कश्मीरी नवपाषाण कालीन संस्कृति का एक मुख्य स्थान हमें नजर आता है बुर्ज़होम, और दूसरा स्थान जो हमें नजर आता है वो है गुफ कराल। ये दोनों स्थान यानी बुर्ज़होम और गुफ कराल ये दोनों कश्मीर में ही स्थित है। बुर्ज़होम के जो लोग हैं वो ऐसी जानकारी मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से कि वो लोग रुखड़े धूसर मृद भांड एक तो उनका इस्तेमाल करते थे, और इनसे संबंधित एक अन्य रोचक तथ्य हमें यह भी मिलता है कि यहाँ कब्रों में जो कब्र है वहाँ पालतू कुत्ते भी मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। तो इसकी ये एक ऐसी विशेषता थी जो हमें और कहीं नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो नवपाषाण कालीन संस्कृति का एक समूह दक्षिणी भारत में भी हमें नजर आता है। गोदावरी नदी के दक्षिण में जो वहाँ बसना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसके अलावा मेघालय की गारो पहाड़ियों में और तमिलनाडु के पयमपल्ली नामक स्थान, ये हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में ये सभी जगह नवपाषाण कालीन स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण थे। नवपाषाण काल के प्रसार के साथ साथ अगर हम इसकी विशेषताएं देखें या इस काल के मुख्य परिवर्तन देखें तो हमें कुछ और परिवर्तन हमें नजर आते हैं। इस युग के मानवों ने यह अनुभव किया कि केवल पशु पक्षियों के शिकार से उनकी भोजन की समस्या हल नहीं हो सकती, इसलिए पशुपालन को उन्होंने अपनाया। यानी पशुपालन उनको अधिक लाभकारी प्रतीत हुआ और उसने इस व्यवसाय में अपनी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शुरू में अगर हम देखें तो हमें कुछ चुनिंदा यानी कुछ चुने हुए लिमिटेड पशु पक्षियों को पालने के एविडेंसेस ही हमें नज़र आते हैं, और ऐसे जानवरों में जैसे जो उनको दूध दे सके, जैसे अतिरिक्त उनको दूध मिल सके या उनसे उन्हें अंडे मिल सके, तो ऐसे जानवरों में अगर हमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जानवर पशु नज़र आता है वो है डॉग्स। सर्वप्रथम डॉग्स को ही मानव ने पालतू बनाया। पालतू कुत्तों ने इस युग के मानवों को शिकार करने में मदद की। इसके अलावा रेडियर को भी पालतू बनाने के कुछ एविडेंसेस हमें मिलते हैं। इसी तरह भेड़ बकरी भी धीरे धीरे पालतू की श्रेणी में आ गई थी। नवपाषाण काल का एक और अन्य जो महत्वपूर्ण खोज है या आविष्कार है वो है अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग इस काल में हुआ और व्यापक रूप से हुआ। अब मानव ने कच्चे मांस और फल फूल की जगह भोजन को पकाना शुरू कर दिया था, और ऐसी जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान उल्लेखनीय था। इस युग में गृह निर्माण की कला भी सुव्यवस्थित रूप से प्रारंभ हुई थी। ऐसे भी हमें एविडेंसेस
प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं। यानी अब मानव ने कंदराओं या गुफाओं को त्याग कर झोपड़ियों का निर्माण शुरू कर दिया था। पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है कि शुरू में मानव ने पशुओं की खाल से निर्मित तंबुओं में भी रहना सीखा था और फिर घास की और मिट्टी की, घास फूस या मिट्टी की बनी झोपड़ियाँ भी बनानी शुरू कर दी थी। क्योंकि नवपाषाण अवस्था में लोग कृषि से परिचित हो चुके थे और पालतू पशु पक्षी भी रखने लगे थे, इसलिए अब अनाज रखने की भी उन्हें आवश्यकता हुई और अनाज रखने के लिए उन्होंने, हम देखते हैं कि बर्तन बनाने की ज़रूरत उनको महसूस हुई और इसीलिए कुंभकारी के एविडेंसेस यानी कुंभकारी भी सर्वप्रथम हमें इसी नवपाषाण काल में ही नज़र आती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है। यही चीज़ हमें नवपाषाण काल में नज़र आ रही है। प्रारंभ में अगर हम देखें तो जो बर्तन थे वो हाथ से बनाए गए, जो उनके बर्तन हैं, जो मृदभांड उन्होंने बनाए, वो बाद में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाने की प्रवृत्ति हमें नज़र आती है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी माना जाता है कि इसी युग में कपास की खेती की शुरुआत हुई थी और मनुष्य ने बहुत ही प्रारंभिक लेवल पर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझना शुरू किया था। उसने पौधों के रेशों और पशुओं के बालों से एक प्रकार के वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया था। तो सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि विकास हो रहा था, तो इससे मनुष्य के सामाजिक जीवन में भी बदलाव आने शुरू हो गए थे। कृषि व पशुपालन, इन दो चीज़ों से मानव में सहभागिता, सहकारिता, ये भावना भी जगी और इसके अलावा कलात्मक रुचि, मनुष्य को कलात्मक अभिरुचि भी इस काल में पैदा हुई। हालांकि मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियों में भी हमें कुछ एविडेंसेस मानव के कलात्मक रुचियों के मिलते हैं। इस संदर्भ में जो अगर हम हिंदुस्तान की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का एक स्थल है भीमपेटका, जो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, यानी जो चित्रित शैलाश्रय के प्रमाण हमें यहाँ पर मिलते हैं। यानी जो मानव है जिन गुफाओं में रहता था वहाँ पर वो चित्र भी बनाता था और यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि वो किन पशु पक्षियों के चित्र बनाता था जो वो अपने आम दैनिक जीवन में जिन्हें देखता था। तो चट्टानों में चित्रित शैलाश्रय के संदर्भ में अगर हम देखें तो मध्य पाषाण कालीन स्थल भीमपेटका बहुत प्रसिद्ध रहा था। तो यही बात नवपाषाण काल में भी लागू होती है कि यानी मानव ने कलात्मक रुचि दिखाना शुरू कर दिया था और इस कलात्मक अभिरुचि के शुरुआती जो हमें एविडेंसेस है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के तौर पर हमें मिले हैं। एशिया से भी मिले हैं, अफ्रीका से भी मिले हैं और ये सब हमें उनकी सामाजिक जो संगठन है उसकी ओर या संगठनात्मक दक्षता उसकी ओर इशारा करते हैं। इसी के साथ साथ धार्मिक आस्था और कुछ कर्मकांड उसका भी हमें शुरुआत का एक हल्की सी झलक हमें नज़र आती है। शुरुआती जो नवपाषाण कालीन बस्तियां हैं
उसमें हमें ढेर सारी मूर्तियाँ मिली है, और वो जो मूर्तियाँ मिली है वो उनमें स्त्रियों को दर्शाया गया है, महिलाओं को दर्शाया गया है। जैसे नवपाषाणकालीन स्थल जेरिको में महिलाओं की लघु मूर्तियों के अलावा कुछ खोपड़ियाँ भी मिली है। ये खोपड़ियाँ कुछ कर्मकांडों या अनुष्ठानों में प्रयोग होती थी, संभवतः ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है। अनातोलिया यानी तुर्की में और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लंबे समय तक वृषभ यानी सांड की पूजा भी की जाती थी। अगर हम बाद के काल की सभ्यताओं को देखें तो जो हमारा सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वहाँ पे भी वृषभ की पूजा की जाती थी। इसी तरह नवपाषाण काल में मृतक संस्कार के संदर्भ में भी कुछ हमें जानकारी मिलती है कि इस काल में जो शव है उनको अधिकतर शवों को मृतक को दफनाया जाता था, या यदा कदा इस तरह के एविडेंसेस भी मिले हैं कि जलाया भी जाता था, लेकिन दफनाया ज़्यादा जाता था। इस प्रकार इस युग के आविष्कारों और परिवर्तनों ने मानव सभ्यता के विकास की एक नींव रखी। इन अनुभवों के कारण मनुष्य में आत्मविश्वास भी बढ़ा, जागृत हुआ और धीरे धीरे बढ़ता गया। पूर्व पाषाण काल के प्रकृतिजीवी मनुष्य का स्वरूप अब पूर्णतः बदल गया था। इन परिवर्तनों को देखते हुए ही इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड इस युग को नवपाषाणकालीन संस्कृति का दर्जा देते हैं। यह अगर हम इसकी व्याख्या करें कि क्या यह कहना उचित होगा कि यह वास्तविक अर्थों में एक क्रांति थी। वैसे क्रांति शब्द एक का जो मीनिंग है वो बड़ा विस्तृत है और इसे व्यापक तौर पर बड़े बदलावों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो वी गॉर्डन चाइल्ड का जो ये विचार है कि इस काल में इतने परिवर्तन हुए, जैसे अग्नि का आविष्कार होना या मनुष्य के द्वारा स्थायी जीवन व्यतीत करना, कृषि की शुरुआत करना, पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना या कुंभकारी, तो ये एविडेंसेस, ये बातें स्पष्टता इस ओर इशारा करती है कि ये सचमुच में वास्तविक अर्थों में एक क्रांति थी। और इस क्रांति से हम देखते हैं कि इस क्रांति में बहुत बड़े बदलाव हमें नज़र आते हैं और मनुष्य ने अब, हालांकि मनुष्य का जो जीवन है वो अभी भी पाषाण पर ही आधारित रहा था, क्योंकि इसका नाम अभी भी बदला नहीं है, पाषाण युग ही है। लेकिन ये एक नया पाषाण युग था, ये एक परिवर्तन का युग था, ये एक बड़े बदलावों का युग था, इसीलिए इसको नवपाषाणकालीन क्रांति कहना उचित ही है। तो इस प्रकार मानव का ट्रांजिशन हुआ, संक्रमण, यानी पहले वो पुरापाषाण काल और फिर पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज से मेसोलिथिक एज की तरफ यानी मध्यपाषाण काल की तरफ, और मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल की तरफ। तो मानव शनह शनह विकास की ओर बढ़ता गया और उसका विकास होता गया। इसके बाद धीरे धीरे जो जब धातुओं का आविष्कार हुआ और कैल्कोलिथिक कल्चर्स या ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ डेवलप हुई और धीरे धीरे मानव का और अधिक विकास होना प्रारंभ हो गया। तो निश्चित ही जो नवपाषाण काल है वो एक मानव के जीवन में एक विकास का काल है, एक विकास की
अवस्था एक विकास की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, इसमें संदेह नहीं है। थैंक यू वेरी मच।